Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 17th lecture in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, from this lecture onwards, we are going to start the most important topic of the ecology, that are the biomes. And in this lecture, we will be talking about the tropical rainforest. But before that, guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, let's talk about the biomes. Biomes are basically the community of the plants and animals that are present in a particular location. तो guys, plants को बोला जाता है flora and animals को बोला जाता है fauna. तो guys, किन factors पर depend करता है कि कौन से plants and animals हमें किस location पर मिलने वाले हैं? वो factors हैं basically sunlight, temperature, precipitation, जिसे हम लोग कई बार rainfall के नाम से भी जानते हैं, and the substrata. तो गाइस, होता क्या है कि जो एक मेन चीज होती है किसी भी इकोसिस्टम में वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो ज्यादातर फूड चेन्स है वो स्टार्ट होती हैं प्रोड्यूसर से. तो गाइस, जो सनलाइट है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इन चीज़ों के बिना नहीं ग्रो कर पाते. एंड गाइस, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. जैसे कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो कुछ वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती. कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी ग्रो हो जाते हैं. एंड गाइस, कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं. एंड गाइस, आपको पता है कि जहाँ पर भी फूड प्रेजेंट होगा वहाँ पर हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रेजेंट होगी. तो इस तरह से गाइस क्या होगा कि जो बेसिकली ये चार फैक्टर्स हैं ये ही बताते हैं कि कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से रीजन में मिलने वाले हैं. तो गाइस, हम लोग बायोम्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ बायोम्स मिलते हैं ट्रॉपिकल जोन में, कुछ मिलते हैं टेम्परेट जोन में, तो कुछ मिलते हैं गाइस फ्रिजिड जोन में. तो गाइस, मेजर बायोम्स कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है. उसके बाद आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टैगा बायोम्स, तुंद्रा बायोम्स एंड द डेजर्ट बायोम्स. तो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. तो गाइस, इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि ये मिलने वाला है हमें ट्रॉपिकल जोन में. गाइस, आपको पता होगा कि अर्थ को तीन जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. ट्रॉपिकल जोन में सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं ऑल ओवर द ईयर, मतलब चाहे समर सॉल्स्टिटाइस है, चाहे विंटर सॉल्स्टिटाइस है, चाहे इक्विनॉक्स है, लेकिन सन की रेज डायरेक्टली फॉल हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में ही करती हैं, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सनलाइट होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ओपन वाटर बॉडीज होने के कारण वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनाता है एंड यहाँ पर हो जाती है प्रेसिपिटेशन. तो गाइस, इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो इस रीजन में प्रेजेंट होती हैं. इसीलिए गाइस, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. तो गाइस, इसे कई बार हम लोग ऑप्टिमम फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन दे आर प्रेजेंट इन दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. जैसे कि गाइस, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए सनलाइट, वो भी यहाँ पर है, टेम्परेचर चाहिए वो भी यहाँ पर है, प्रेसिपिटेशन चाहिए, रेनफॉल चाहिए वो भी यहाँ पर है, इवन यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ऑल्दो यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत तेज़ी से रिसाइकल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. तो गाइस, अभी बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि गाइस चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, लेकिन यहाँ पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ऐसा नहीं होता कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो रात में बहुत कम, यहाँ पर एक बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है. एंड गाइस, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो वो तो पूरा साल होती रहती है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है. क्योंकि गाइस, जो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम पाया जाता है. गाइस, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि दिस इज़ एंशिएंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन गाइस होता क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है.
एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स भी बहुत तेजी से हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है एंड बायोडाइवर्सिटी को ग्रो करने के लिए, वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेजिटेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़, नीचे हर्ब्स, श्रब्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो गाइस पहला है सनलाइट। गाइस मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पर जो सनलाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। एंड आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर अबंडेंस में प्रेजेंट होती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन होती है, फूड अवेलेबल होता है, इसीलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डेंस होती है। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो ट्रॉपिकल रीजन में अगर सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, उसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा साल यहाँ पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, टेम्परेचर बिल्कुल स्टेबल रहता है, तो प्लांट्स को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि गर्मियों में ज़्यादा हो गया, सर्दियों में कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। एंड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड सनलाइट हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल जाती है। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं रेनफॉल की। तो गाइज यहाँ पर नियरली 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हर साल हो जाती है। तो गाइज आपको पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती है, ओपन वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द ओपन वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हैंस द प्रेसिपिटेशन। तो गाइस हुआ क्या कि यहाँ पर हो गई कन्वेक्शनल रेनफॉल, एंड ये तो हर साल होती रहती है, इवन पूरा साल होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में होता है कि सिर्फ मॉनसून सीजन में रेनफॉल हो, लेकिन गाइस यहाँ पर पूरा साल रेनफॉल होगी। पूरा साल प्लांट्स को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर मॉइस्चर की कमी है, तो वो बेसिकली पूरा साल एवरग्रीन रहते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है दैट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। नियरली 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है, एंड रेनफॉल पूरा साल होती है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम भी दिया जाता है। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वाइल्ड लाइफ डिपेंड करती है प्रोड्यूसर्स पर, मतलब कि फौना डिपेंड करते हैं फ्लोरा पर। तो गाइज फ्लोरा को ग्रो करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अबंडेंस ऑफ फूड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड गाइज इवन जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है, एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते भी नहीं, क्योंकि हर जगह पर फूड प्रेजेंट है, तो उन्हें बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो गाइज बायोडाइवर्सिटी में एक तो वेजिटेशन आती है, एक वाइल्ड लाइफ आती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन अच्छी होती है। वेजिटेशन अच्छी है तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि गाइस जो मोस्टली फूड चेन्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं प्रोड्यूसर से। अगर वेजिटेशन अच्छी होगी तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो गाइस उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो है एवरग्रीन क्यों रहते हैं, क्योंकि गाइस बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ तो अपनी जो पत्तियां हैं वो गर्मी में गिराते हैं, कुछ सर्दियों में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो जाए कि आपको कभी भी कोई भी लीव ना मिले पेड़ पर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि इस तरह के रेन फॉरेस्ट में हमेशा ग्रीनरी रहती है। क्योंकि कुछ पेड़ हैं जो वो अपनी लीव्स शेड करते हैं इन द समर सीजन, कुछ करते हैं विंटर सीजन में, लेकिन ऐसा कोई भी सीजन नहीं जब सारे के सारे पेड़ एक साथ अपनी लीव्स को शेड कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड गाइस मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती, रेनफॉल फ्लक्चुएशन नहीं होती, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो कर पाती है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कार्बन सिंक की। तो गाइस आपको पता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन होती है, थिक वेजिटेशन होती है, तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
तो गाइज इसी चीज को कार्बन सिंक बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स में, इस वेजिटेशन में, इस फॉरेस्ट में समा जाती है। तो इसीलिए गाइज हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो गाइज अभी बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो गाइज जो यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन गाइज होता क्या है कि जब पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाती है लीव्स की, जो कि बहुत ही फास्ट रेट पर होती है, जिसकी वजह से गाइज होता क्या है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, लेकिन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के कारण यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी कभी भी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी होती है एंड हेंस द वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। तो गाइज अभी बात करते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। तो गाइज होता क्या है कि जो हमारे ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद थोड़े से छोटे पेड़, उसके बाद थोड़े से और छोटे पेड़, उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स और फिर ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं। तो गाइस होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिक कैनोपीज बन जाती हैं ड्यू टू द वेरी लार्ज ट्रीज एंड उन पर बहुत ज्यादा पत्तियां होती हैं जो कि बेसिकली ब्लॉक कर देती हैं सन रेज को, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जो अपर लेयर्स हैं उनके पास तो सन रेज हमेशा रहती हैं, लेकिन जो लोअर लेयर्स हैं वहां पर सन की रेडिएशंस पहुंच ही नहीं पाती, मतलब वहां पर सनलाइट क्या हो जाती है गाइस, लिमिटिंग फैक्टर। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, लेकिन फिर भी जो लोअर लेयर्स हैं हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उन्हें सन रेज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जो लोअर लेयर्स होती हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, दे आर वेरी पुअरली डेवलप्ड। तो गाइस हुआ क्या कि जो लार्ज ट्रीज थे वो तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनके पास टेम्परेचर भी है, उनके पास सन रेज भी है, उनके पास प्रेसिपिटेशन भी है। एंड गाइस इवन होता क्या है कि जो 50% ऑफ द रेनफॉल है वो ही सिर्फ नीचे आ पाती है, बाकी सारी तो हमारे पेड़ पौधों में ही अटक जाती है। एंड गाइस ऐसा ही कुछ सनलाइट के साथ भी होता है कि मोस्टली जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिक वेजिटेशन है, जिसकी वजह से जो लोअर लेयर्स हैं उन्हें नहीं मिल पाती सन रेज, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पुअरली डेवलप्ड होती हैं। तो गाइज अभी आपको क्या पता चला, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहां पर होंगे लार्ज ट्रीज जो कि बेसिकली कैनोपीज बनाएंगे, उससे नीचे होंगे थोड़े से छोटे ट्रीज, उसके नीचे होंगे हर्ब्स, फिर आएंगे श्रब्स और फिर होंगी ग्रासेस। तो होगा क्या कि जो अपर लेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होंगी, लेकिन नीचे वाली लेयर्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाने वाली है सनलाइट, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पुअरली डेवलप्ड होती है। एंड गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिक वेजिटेशन होती है, तो अभी जो एक जगह है वो तो लिमिटेड है, तो वो बेसिकली क्या करती है, इनमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो जाता है कि कौन कहाँ पर ग्रो करेगा। तो इसी कारण गाइस होता क्या है कि एक पेड़ के नीचे दूसरी बहुत तरह की वेजिटेशंस ग्रो कर जाती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब लेयरिंग इन द वर्टिकल मैनर। मतलब सबसे नीचे आ गई ग्रास, उसी के ऊपर हर्ब्स, उसके ऊपर श्रब्स, उसके ऊपर आ गए हैं हमारी ट्रीज लेयर जो कि बना रहे हैं कैनोपीज एंड ब्लॉक कर रहे हैं सन रेज को। तो गाइज अभी बात करते हैं एवरग्रीन फीचर्स की। तो गाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है जो कि बेसिकली मानसून पर डिपेंड ही नहीं करती, तो टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन के कारण रेनफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से गाइज यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे। एंड गाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के कारण यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी कभी भी नहीं होती। तो गाइज ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर दी तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर ऐसा होता है ना गाइज एक ही जगह पर अगर बार बार प्लांट्स उगते रहे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ की वेजिटेशन है वो तो बेसिकली सॉइल पर डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो डिपेंड कर रही है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकल कितनी तेजी से हो रहे हैं, वो तो बेसिकली पूरा साल होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रेनफॉल होती रहती है, हाई टेम्परेचर रहेगा जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड गाइस होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं,
जिसकी वजह से होगा क्या, कुछ प्लांट्स गर्मियों में अपनी पत्तियां गिराएंगे तो कुछ सर्दियों में, लेकिन कोई भी ऐसा सीजन नहीं है जब सारे के सारे पेड़ एक टाइम पर अपनी लीव्स शेड करें, जिसकी वजह से हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर वेजिटेशन थोड़ी सी कम हो गई है। इसीलिए गाइस इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गाइस उसके बाद बात करते हैं ललांग्स की। तो गाइस आपको पता है कि आजकल फॉरेस्ट एरियाज को बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, रबर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, बैम्बूज प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के फ्रूट प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जब जो हमारी नॉर्मल वेजिटेशन थी वो रिमूव हो गई है, तो यहाँ पर बहुत ही टॉल ग्रास प्रेजेंट हो जाती है, वो ग्रो कर जाती है, जिसे हम लोग ललांग का नाम दे देते हैं। मतलब अगर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ गया, आइदर बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, या फिर यहाँ पर किसी तरह का अर्थक्वेक आ गया, या फिर फॉरेस्ट फायर हो गई, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वेजिटेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बिहाफ पर गाइस होगा क्या कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉल ग्रास ग्रो कर जाएगी, एंड इस टॉल ग्रास को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, ललांग। एंड गाइस जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, जब उनकी जगह पर ललांग आ गए हैं, तो बेसिकली जो ये फॉरेस्ट थे, ये फॉरेस्ट ना रहकर बेसिकली ये बन जाएंगे ग्रेजिंग एरियाज, जहाँ पर बफलोज, काउज वगैरह ग्रेजिंग करने के लिए आने वाली हैं। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। तो गाइस मैंने बताया था कि ये बेसिकली एंशिएंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं। यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा थिक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेनफॉल अच्छे से होती है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर भी अच्छा होता है। लेकिन गाइस अभी देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल कैसे होते हैं। तो गाइस बेसिकली जब एक पेड़ ने अपनी पत्तियां गिराई तो उसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लिटर। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण गाइस होगा क्या कि वो लीव्स बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो जाएंगी एंड वो बनाएंगी टफ। उसके बाद और ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुई तो यहाँ पर बन जाएगी ह्यूमस, एंड गाइस होगा क्या कि जो ह्यूमस है ये बेसिकली हमारी सॉइल के साथ मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाएगी। एंड गाइस होगा क्या कि अब जो पेड़ पौधे हैं उनकी रूट्स बेसिकली अपर लेयर ऑफ द सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स सक कर लेंगे एंड वो अच्छे से ग्रो वहां पर हो जाने वाले हैं। तो गाइस हुआ क्या कि यहाँ पर बेसिकली एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गाइस क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब हमेशा मॉइस्चर रहता है। एंड गाइस आपको पता है कि जो सॉइल हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल एरेशन, मतलब अभी यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली सॉइल हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशंस बन जाती हैं। एंड गाइस एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं एंड यहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो गाइज इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है, जो कि होता है माइकोराइजा। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल तो होते हैं, लेकिन गाइज हमें हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, नाइट्रेट चाहिए। तो गाइज नाइट्रेट तो कुछ और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमारे प्लांट को प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जो फॉस्फेट होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें बेसिकली जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे प्लांट को चाहिए फॉस्फेट या फिर अमोनिया। तो गाइज बेसिकली जो फंजाई होती है वो फॉस्फोरस को कन्वर्ट करती है इन फॉस्फेट एंड वो हमारे पेड़ पौधों को दे देती है। एंड गाइस बदले में हमारे पेड़ पौधे इस फंजाई को क्या प्रोवाइड करते हैं, खाना। तो गाइस होता क्या है कि जो ट्री है वो बेसिकली हमारी फंजाई को खाना दे रही है, एंड जो फंजाई है वो बेसिकली हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए फॉस्फेट एंड वो डायरेक्टली सॉइल से नहीं ले पाते, लेकिन फंजाई हमारे ट्रीज को हेल्प करती है फॉस्फेट में, इसके बदले में हमारे प्लांट्स उन्हें फूड दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसे माइकोराइजा का नाम दे दिया जाता है। तो गाइज आपको पता होगा कि दो लोग आपस में तभी रह सकते हैं जब एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। तो फंजाई को क्या फायदा हो रहा है, उसे खाना मिल रहा है। ट्री को क्या फायदा हो रहा है, उसको जीने के लिए फॉस्फेट मिल रही है, एंड इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग माइकोराइजा का नाम दे देते हैं।
तो गाइज अभी बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग इज बेसिकली द वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू द लोअर लेयर। तो गाइस होगा क्या कि जब रेनफॉल होगी तो हमारी जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वहां पर बहुत ही ज्यादा सॉइल हाइड्रेशन हो जाएगी, वहां से जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जाएंगे एंड वो नीचे वाली लेयर्स में चले जाएंगे। तो इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो गाइस होगा क्या कि जहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं वो लेयर बेसिकली ज्यादा डार्क होती है एज कंपेयर टू द लेयर जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल हैं। तो गाइस होगा क्या कि जो अपर लेयर है वो तो बेसिकली लाइट इन कलर हो जाएगी क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बेसिकली अब वहां से न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो चुके हैं, जिसे बेसिकली हमने लीचिंग का नाम दे दिया है। तो गाइस जो अपर लेयर है जहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो रहे हैं उसे बोला जाता है जोन ऑफ एलुविएशन। लेकिन जहां पर हमारे न्यूट्रिएंट्स जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं दैट इज द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, उसे बोला जाता है जोन ऑफ द इलुविएशन। तो मतलब जहां से न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हुए वहां पर जो लेयर है उसे बोलेंगे एलुविएशन, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ई। लेकिन जहां पर जाकर वो डिपॉजिट होंगे, जहां की लेयर बहुत ज्यादा डार्क इन कलर हो जाएगी, उसे बोलते हैं जोन ऑफ इलुविएशन। गाइस सिर्फ ई और आई का डिफरेंस है, तो आप याद रखना कि लीचिंग इज बेसिकली द वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू द लोअर लेयर। जहां से न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे होंगे वो होगा जोन ऑफ एलुविएशन, एंड जहां पर जाकर न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होने वाले हैं दैट इज द जोन ऑफ इलुविएशन। तो गाइज यहाँ पर लीचिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, नियरली 200 सेंटीमीटर। तो होगा क्या गाइज, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे होते रहेंगे। तो गाइज ये होती है लीचिंग। हुआ क्या कि जो जब रेनफॉल हुई तो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अपर लेयर से नीचे वाली लेयर्स में चले गए, जिसकी वजह से अपर लेयर लाइट इन कलर हो गई एंड जो लोअर लेयर्स थी वो हो गई हैं डार्कर इन कलर। एंड गाइस जो अपर लेयर है इसे बोला जाता है जोन ऑफ एलुविएशन, एंड जहां पर जाकर न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट हो रही हैं उसे बोला जाता है जोन ऑफ इलुविएशन। तो गाइस अभी बात करते हैं रूट सिस्टम की। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर जो भी हमारी वेजिटेशन अवेलेबल है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी रूट्स किस तरह की होती हैं। तो गाइस आपको पता है कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रूट्स ऑफ द ट्रीज हैं उन्हें ज़्यादा डीप इन सॉइल नहीं जाना पड़ता, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बेसिकली सॉइल तो फर्टाइल है ही नहीं। बेसिकली जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है वो तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल में हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, रूट्स को ज़्यादा डीप इन सॉइल नहीं जाना पड़ रहा। इसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो यहाँ पर रूट्स प्रेजेंट है वो बेसिकली सिर्फ एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करती हैं प्लांट को, कि जो हमारा प्लांट है वो बेसिकली गिर ना जाए, सिर्फ इसीलिए वो रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम लोग फ्लैमिंग रूट या फिर बटरेस रूट्स का नाम दे देते हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादा डीप इन सॉइल नहीं जाती। गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारी मेन स्टेम है वहाँ से ये रूट्स निकल रही हैं, एंड गाइस जो ये है रूट्स ये ज़्यादा डीप इन सॉइल नहीं जा रही, बल्कि ये ऊपर ऊपर की लेयर्स में ही प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी अपर लेयर ऑफ दी सॉइल में प्रेजेंट है। एंड गाइस जो रेनफॉल है वो तो होती रहती है, तो रूट्स को ज़्यादा डीप इन सॉइल में जाने की क्या ज़रूरत है पानी के लिए। तो बेसिकली देखा क्या हमने, जो फ्लैमिंग रूट्स हैं या फिर जिन्हें बटरेस रूट्स बोला जाता है, ये ग्रो करती है मेन स्टेम ऑफ द ट्री पर, एंड गाइस दे आर बेसिकली गिविंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री। एंड गाइज ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी नहीं है एंड मॉइस्चर की भी कमी नहीं है। तो ऐसा कुछ रूट सिस्टम होता है जितने भी प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो गाइज अभी बात करते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस की। तो गाइज जीरोफिटिक कंडीशंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसे कुछ फीचर्स किसी प्लांट में आ जाना कि वो बेसिकली प्लांट सरवाइव कर पाए, जबकि वहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन चुकी हैं, मतलब कि वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन गाइस हमने देखा कि यहाँ पर तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जीरोफिटिक फीचर्स की क्या ज़रूरत थी। लेकिन गाइस यहाँ पर टेम्परेचर भी तो ज़्यादा होता है। तो गाइस होता क्या है कि एक बार रेनफॉल हो गई, लेकिन दोपहर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो गई,
तो बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब प्लांट्स को पानी की कमी फील होने लगती है, इसीलिए उनमें कुछ ना कुछ जीरोफिटिक फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि वैक्सी कंपोनेंट्स आ जाता है लीव्स पर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि हमारे प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं इवन डेजर्ट लाइक फीचर्स में भी। तो गाइस अभी बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है। एक तो गाइज ये चीज़ है कि यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता विंटर समर में या फिर दिन और रात में। तो गाइज होगा क्या कि ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो बेसिकली हमारे प्लांट्स कम स्ट्रेस में आएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन हो जाती है। उसके बाद गाइज जो ये हमारे फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली ट्रॉपिकल जोन में प्रेजेंट हैं, जहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अबंडेंस ऑफ सनलाइट भी होती है। उसके बाद गाइज क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है, जितना हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद गाइज क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ओपन वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, जहाँ से वाटर इवेपोरेट होकर यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल कर देता है। उसके बाद गाइज क्या हुआ, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स फूड वेब है, क्योंकि गाइज आपने पढ़ा था कि कैसे जो हमारे लीनियर फूड चेन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इंक्रीजेज। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से गाइज यहाँ की प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो गाइज उसके बाद और चीज़ें भी हैं कि जैसे यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, और गाइज यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं हर जगह पर। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, डिफरेंट जगह पर हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर है हाइट रेंज ऑफ निश। तो उसके बाद गाइस क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत तेज़ी से रिसाइकल होते हैं, यहाँ पर माइकोराइजा भी पाया जाता है, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या कि हर चीज़ यहाँ पर फेवरेबल है हमारी वेजिटेशन के लिए। अभी वेजिटेशन अच्छी होगी तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगी। तो गाइस अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में क्या क्या आएगा, एक तो यहाँ से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, कितने ट्रीज यहाँ पर हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक यूज के हैं या फिर हम लोग उन्हें फूड की तरह यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली प्रोडक्टिविटी में ले सकते हैं। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो गाइज बेसिकली यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि सिर्फ 13% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ इज अंडर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। इवन गाइज अगर हम लोग देखें कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हों, हमारे ग्रासलैंड्स हों, लेकिन उनकी जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी है वो इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 13% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन जो इनकी प्रोडक्टिविटी है दैट इज 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर हम लोग सारे फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी मिला लें तो सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही 50% प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गाइज एक तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट पता ही है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि गाइज जैसे हमारे लंग्स क्या करते हैं बेसिकली एयर को प्योरीफाई करते हैं, ऐसे ही जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा डेंस है एंड ये बेसिकली हवा को प्योरीफाई कर देते हैं, इसीलिए गाइज इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज उसके बाद क्या है, सेंट्रल अमेरिका में प्रेजेंट है कुछ हमारे सेंट्रल अमेरिका इस्थमस, जो कि बेसिकली हमारे नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका को कनेक्ट करती है, वहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। उसके बाद है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एंड द नेक्स्ट इज द मदागास्कर रेन फॉरेस्ट। तो गाइज अभी बात करते हैं कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट इंडिया में प्रेजेंट है। तो गाइज कुछ तो प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट्स में, जिसे बेसिकली वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्रा वैली में प्रेजेंट है, उड़ीसा में प्रेजेंट है एंड गाइज
कुछ जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं वो बेसिकली हिमालयाज में भी प्रेजेंट हैं। तो गाइस बेसिकली जो यहाँ पर फॉरेस्ट प्रेजेंट है वो टोटली तो हम लोग नहीं बोल सकते कि रेन फॉरेस्ट है, लेकिन हम लोग उन्हें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़रूर बोल सकते हैं। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन है, बहुत अच्छा खाना प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। बेसिकली गाइज होता क्या है कि उनकी जो बॉडीज होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन है, तो उसमें से गुजरने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज हमने क्या देखा, वेजिटेशन ग्रो करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशंस थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से गाइज यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो गाइज अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं क्योंकि उन्हें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा थिक ट्रीज के बीच में से गुजरना पड़ता है, उसके लिए उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। एंड गाइस वो बेसिकली ज़्यादा मोबाइल भी नहीं होते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जाते क्योंकि हर जगह पर खाना प्रेजेंट है, उन्हें तो सिर्फ खाना चाहिए। अभी जहाँ पर उन्हें खाना मिल जाएगा वो तो वहीं रहने वाले हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि उन्हें खाने के लिए इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस लेकिन एक चीज़ और है कि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो दिन में भी उतने ही एक्टिव होते हैं जितने कि रात में। मतलब नहीं हम लोग बता सकते कि बेसिकली रात में ज़्यादा एक्टिव है या फिर दिन में, ये बेसिकली ऑल अराउंड द डे एक्टिव रहते हैं। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। एक तो हमने देखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होंगे, एंड दूसरी चीज़ वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर पाए जाते हैं चिंपैंजीज, गोरिल्लास पाए जाते हैं, जैगुआर्स पाए जाते हैं, एंड गाइस एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बेसिकली जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एनिमल्स बताए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी बॉडीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बहुत हर्ब्स, श्रब्स, अभी पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं। तो अभी जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस और जो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी कुछ हमारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जिन्हें बेसिकली गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एबोरियल्स। मतलब एबोरियल्स ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है जो कि बेसिकली प्लांट्स के ऊपर रहती हैं, क्योंकि बेसिकली अभी क्या होगा कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो बेसिकली ट्री के ऊपर से ही अपना खाना ले लेंगे, तो उन्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब एबोरियल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसी स्पीशीज जो बेसिकली टॉप ऑफ द ट्री पर रहती हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली दिन में भी जगते हैं और रात में भी जगते हैं, उन्हें बेसिकली गाइस क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कैडेम्ब्रल एनिमल्स। मतलब कैडेम्ब्रल एनिमल्स कौन से हुए, जो डे में भी एक्टिव हैं और नाइट में भी। अभी जो हमारे एनिमल्स सिर्फ दिन में एक्टिव होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डायर्नल एनिमल्स, जैसे कि स्क्विरल्स हुई, और भी गाइस बहुत सारे होते हैं, सोमगन्स। एंड गाइस इवन आपको पता ही है कि जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। लेकिन गाइस जो हमारे एनिमल्स बेसिकली रात को एक्टिव होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं गाइस, नॉक्टर्नल एनिमल्स। जैसे कि गाइस बहुत तरह के हमारे बर्ड्स होते हैं, आउल्स होते हैं, बैट्स होते हैं, ये बेसिकली रात में एक्टिव होते हैं रेदर देन द डे, एंड इन्हें गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो गाइस जो एनिमल्स बेसिकली पेड़ के ऊपर रहते हैं उन्हें बोला जाता है एबोरियल एनिमल्स। जो दिन और रात दोनों में एक्टिव रहते हैं उन्हें बोला जाता है कैडेम्ब्रल। जो सिर्फ दिन में एक्टिव होते हैं वो होते हैं डायर्नल। जो रात में एक्टिव होते हैं वो होते हैं नॉक्टर्नल। तो गाइस अभी बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से तरह के फ्लोराज होते हैं, मतलब कैसे पेड़ पौधे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए गाइज इन्हें ऑर्चिड्स ऑफ द अर्थ का नाम भी दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हेलकोनिया फ्लावर्स, एंड यहाँ पर रबर ट्रीज भी पाए जाते हैं गाइज, इसीलिए जो अमेरिका है इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द रबर। उसके बाद गाइज यहाँ पर ककाओ मिलते हैं, उसके बाद वाटर लिलीज एंड द पैशन फ्रूट फ्लावर्स। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।